जय हिंद दोस्तों, मैं आपका फिर से अपने YouTube चैनल बजरंगी कोचिंग सेंटर में एक बार स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आपको जो है क्लास 10 में सोशल साइंस जो है उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट आता है, उसी का पहला चैप्टर है दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद। उसमें जो है मैंने इससे पहले एक वीडियो दे दिया है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि देख लें तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इसमें मॉडल सेट क्वेश्चन है और हर साल यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। और ये नहीं कि हिस्ट्री है तो मैं रटा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, एकदम कहानी के तौर पर समझाऊंगा। और हमको विश्वास है कि आप मेरा अगर वीडियो देख लिए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा जो था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था दोस्तों। क्योंकि इस पर जो था ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक का इटली और जर्मनी पर आधिपत्य था, यानी उसी के अंदर यह दोनों राष्ट्र था। मान लीजिए हम ही एक शक्तिशाली राजा हैं और हमारे अंदर बहुत सारा राज्य है, तो हम चाहेंगे कि यह राज्य हमसे अलग हो जाए। वह भी यही चाहता था कि यह हमसे अलग नहीं हो। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। वह एकीकरण का तो सख्त से सख्त विरोधी था। इसके लिए वहाँ का लोग जो क्या किया, दोनों राष्ट्र जो था ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव को बिना ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव हटाए जो था, यानी जर्मनी और इटली का एकीकरण संभव नहीं था। इसके लिए दोनों देशों ने क्या किया, तो विदेशी सहायता ली। तो इसमें मुख्य क्या आधार था दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक जो था उसका जो था जर्मनी और इटली पर आधिपत्य था और दोनों राष्ट्र इससे मुक्ति चाहता था। इसके लिए दोनों राष्ट्र जो क्या किया कि विदेशी प्रभाव लिया और इस तरह जो है वह यानी यह प्रश्न आपका ख़त्म हो गया। अब चलिए दूसरा प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक रहा। तो मैं यह बताऊंगा कि यूरोप का जो राजा था वह नेपोलियन बोनापार्ट था। वह एक योग्य शासक था। योग्य शासक मतलब दोस्तों जैसे कि औरंगजेब सब जो था वह क्या करता था, जिस भी राज्य को जीत लेता था उसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करता था। लेकिन ये नेपोलियन बोनापार्ट जो था ऐसा नहीं था। वह जिस भी राष्ट्र को जीतता था वहाँ के लोगों को ही योग्यता के अनुसार जो है नौकरी दे देता था। जब उसने इटली और जर्मनी को जीता तो जो इटली और जर्मनी 300 छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था, नहीं बटा हुआ था, तो 300 राजा था, उसको उसने क्या किया कि 30 यानी 39 राज्य में जो है स्थापित कर दिया। और देखते ही देखते वहाँ के लोगों को जो है दोस्तों उसने एक दूसरे के प्रति एकता के सूत्र में बांध दिया, यानी एक दूसरे से मिला दिया। और यह एकता फिर खंडित हो गई कब, जब 1815 में वियना सम्मेलन हुआ और उसके बाद पुनः जो है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर जो था मेटरनिक बना था, तो उसने फिर जो है इटली और जर्मनी को 300 छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया था। तो ज़रूर समझ गए होंगे दोस्तों आप। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपका क्या है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। जिस प्रकार भारत इतिहास में महात्मा गांधी के योगदानों को नहीं भुलाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार जो है इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदानों को नहीं भुलाया जा सकता है। वह लोकतांत्रिक गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। वह किसी भी तरह से जो था इटली का एकीकरण करना चाहता था। इसके लिए उसने क्या किया कि 2 सेनाओं का भी गठन किया, जो यंग यूरोप और यंग इटली नामक संस्था का गठन किया। यानी कि वह इटली को जो था विदेशी प्रभाव से मुक्त करना चाहता था दोस्तों। वह एक जो था राष्ट्रवादी नेता था। उसके अंदर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जो थी वह कूट कूट कर भरी हुई थी। इस प्रकार दो नंबर का ही प्रश्न है दोस्तों। अब समझ गए होंगे अब क्या होता है। अब देखिए चौथा प्रश्न है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। तो विलियम प्रथम जो था दोस्तों वह जर्मनी का राजा था, यानी विलियम प्रथम जो था दोस्तों वह प्रशा का राजा था। वह जर्मनी का एकीकरण अपने ही नेतृत्व में करना चाहता था, यानी कि अपने राजकाल में जो था जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। इसके लिए उसने क्या किया कि अपना प्रधानमंत्री यानी चांसलर जो है बिस्मार्क को नियुक्त किया। बिस्मार्क प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ था।
उसने क्या किया, जैसे वो प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले मान लीजिए अगर हम किसी भी देश को जीतने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले है जो है आर्थिक स्थिति मजबूत करना होगा, फिर सैन्य शक्ति। तो इसके लिए उसने क्या किया कि सबसे पहले कृषि व्यवस्था को जो है मजबूत किया और उसके बाद सैन्य शक्ति को भी मजबूत किया। और उसने एक नियम दिया कि इटली जर्मनी का एकीकरण जो है भाषणों से नहीं होगा बल्कि रक्त एवं लौह की नीति से होगा। इस तरह जर्मनी का जो एकीकरण है संभव हुआ दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। तो जुलाई 1830 फ्रांस का जो राजा था दोस्तों, वह शासक जो था दोस्तों या राजा जो था दोस्तों, वह चार्ल्स 10 था। वह घोर प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासक था। चार्ल्स 10 फ्रांस यानी चार्ल्स 10 जो फ्रांस में जब राष्ट्रवाद की भावना उभरने लगी तो उसने क्या किया, उसको दबाने का प्रयास किया। उसने अपने शासनकाल में जो अनेक प्रकार के संवैधानिक लोकतंत्र यानी नियम बना दिए, संविधान में अनेक प्रकार का नियम कानून पारित कर दिया। चार्ल्स 10 ने जो है चार्ल्स 10 के बाद जो है चार्ल्स 10 ने क्या किया कि अपने से बड़ा घोर प्रतिक्रियावादी शासक जो था पोलिंग ने उसी को प्रधानमंत्री बना दिया। जैसे उसको प्रधानमंत्री बना दिया दोस्तों, तो उसने क्या किया कि पूर्व में जो लुई 18वां ने वहाँ पर यानी कि फ्रांस में स्थापित किया था नागरिक संहिता, उसके स्थान पर उसने क्या किया, शक्तिशाली यानी कि शक्ति के बल पर शक्तिशाली वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया, जिसको वहाँ के फ्रांस के उदारवादी ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध गहरा षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन तथा दूसरे उदारवादियों ने पोलिंग के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। तब जो है चार्ल्स 10 ने क्या किया, इसके विरोध के प्रतिक्रिया के स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों का गला यानी मारने का उसको प्रयास करने लगा, जो भी वहाँ पर राष्ट्रवादी था। तब इन अध्यादेशों के विरोध में जो है पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 से गृह युद्ध मतलब समझते हैं दोस्तों, जब एक ही देश में रहने वाले दो समुदाय के बीच जो है युद्ध होने लगता है तो इसे ही गृह युद्ध कहते हैं। तो वो भी वहाँ चालू हो गया। इसे ही जुलाई क्रांति कहते हैं। इसी को जुलाई क्रांति का दोस्तों जो है नाम दिया गया है। इसके बाद जब जुलाई क्रांति हो गया तो इसके बाद जो है चार्ल्स 10 को फ्रांस की राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। यानी जनता जो है क्रूड हो गया तो उसको यानी कि फ्रांस की गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। बाद में जो है फ्रांस का 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ पर जो है बुर्बो वंश का राज्य था, तो बुर्बो वंश को हटाकर उसके स्थान पर ऑर्लियंस वंश को गद्दी सौंप दी गई और ऑर्लियंस वंश ने जो है पत्रकारों, मध्यम वर्गों सबको जो है विशेष अधिकार से विभूषित किया और इस प्रकार जो है 1830 ईस्वी की क्रांति ने रंग लाई। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। तो फ्रांस की क्रांति, तो मैंने अभी बताया 1848 दोस्तों, जो है फ्रांस की क्रांति ने जो है पूरे यूनान में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। फ्रांस में जब क्रांति हुआ तो उसे देखकर यूनानियों के अंदर भी जो है राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी। यूनान का अपना गौरव में अतीत रहा, यानी कि उसका अपने अतीत था, बहुत अच्छा था वो। यूनानियों का धर्म यानी यूनान में जो धर्म, जाति, संस्कृति एक थी। यही नहीं, उनका जो है सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में वह केवल यूरोप का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का अगुवा था। यानी कि हर एक क्षेत्र में वह आगू था सबसे, पूरे विश्व से। इसके बावजूद भी वह जो था उस्मानी समाज के एक रूप में, उस्मानी अर्थात उसके ऊपर, यूनान के ऊपर जो था तुर्की का अधिकार था, नहीं तुर्क लोगों का अधिकार था, तुर्की का अधिकार था। तो यूनानियों ने इसके विरुद्ध जो है आंदोलन चालू कर दिया। किसी के अधीन रहना कितना दिन अच्छा लगता है दोस्तों, तो इसके लिए यूनानियों ने क्या किया, तो आंदोलन चालू कर दिया। इस आंदोलन में जो है मध्यम वर्ग का सहयोग मिलने लगा, जो काफ़ी शक्तिशाली था। यूनान में मध्यम वर्ग जो था वह काफ़ी शक्तिशाली था और उसका सहयोग जो है आंदोलनकारियों को मिलने लगा। यूनान की स्थिति तब विकट हो गई जब तुर्की ने यूनानियों के आंदोलन को
तब यानी कि जब यूनान में आंदोलन चालू हो गया तो तुर्की जो था वो दबाने लगा वहाँ के लोगों को, जो क्रांतिकारी था उसको दबाने लगा, लेकिन वह दबने का नहीं नाम ले रहा था। लेकिन 1821 में जब अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ, तब जो है रूस यूनानियों के पक्ष में था, लेकिन खुलकर देखिए रूस यूनानी के पक्ष में था लेकिन खुलकर मदद नहीं कर रहा था। क्यों? तो वह जो था मेटरनिख के दबाव में था। परंतु जार निकोलस खुलकर जो है यूनान का समर्थन करने लगा। इस प्रकार यूनान जो था, यूनान की समस्या जो है पूरे विश्व की समस्या बन गई, ना कि केवल यूनान का ही समस्या रहा, वह पूरे विश्व का बन गया और अनेक देश जो है यूरोप के पक्ष में आ गया। किंतु तुर्की के पक्ष में केवल एक ही देश था, कौन? तो मिस्र उसके तरफ से युद्ध कर रहा था। यूनान जो है इस युद्ध में विजयी हुआ और तुर्की और मिस्र जो है वह हार गया। इसके बावजूद भी यूनान को स्वतंत्रता नहीं मिली। तो उसके बाद 1832 में जो है दोस्तों यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया और स्वतंत्र राष्ट्र का जो राजा बनाया गया था वो बेबोरिया का शासक ओटो था, उसी को यूनान का राजा घोषित किया गया। इस तरह दोस्तों अगर एक लाइन में आप याद रखना चाहते हैं 1830 यूनान की क्रांति, तो यूनान जो था वह सब कुछ में आगे था, यानी कि ज्ञान विज्ञान प्रेरणा साहित्य। अब फिर भी उस पे जो था उस्मानी समाज में तुर्की का अधिकार था, तो यह अच्छा नहीं लगा यूनानियों को। और जो है वहाँ पर एक नेता अलेक्जेंडर चिपसिलांटी था जिसके नेतृत्व में यह पूरा हुआ था। ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों। अब लास्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, या वर्णन करें। इससे पहले भी मैंने बिस्मार्क के बारे में बताया है। प्रसाग का राजा विलियम प्रथम था दोस्तों, जो प्रसाग का नेतृत्व जो था, यानी प्रसाग का राजा जो था विलियम प्रथम था, जो प्रसाग के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। इसके लिए उसने क्या किया, अपना चांसलर यानी कि अपना प्रधानमंत्री जो है बिस्मार्क को नियुक्त कर दिया। बिस्मार्क प्रसिद्ध राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था, यानी कि साम दाम दंड भेद सब वह जानता था। जर्मनी के एकीकरण के लिए वह किसी भी कदम को जो था अनुचित नहीं मानता था। मान लीजिए हम किसी के अधीन हैं और वो हमको सता रहा है, तो हमको आज़ादी अगर किसी भी तरह से मिले तो हम लेंगे, उसका ये कहना था। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण भाषणों से जो है नहीं होने वाला है, बल्कि जो है उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले रक्त और लौह की नीति जो है अपनाया उसने। और सबसे पहले उसने क्या किया कि वहाँ की आर्थिक स्थिति को सुधारा। जब वो राजा बन गया वहाँ का, तो सबसे पहले आर्थिक स्थिति को और उसके बाद सैन्य शक्ति को जो है काफ़ी मजबूत किया। और उसके बाद उसने क्या किया, तो डेनमार्क ऑस्ट्रिया फ्रांस के साथ युद्ध किया। सेडोन के युद्ध में प्रसा और सेडोन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की जो है सेडोन के युद्ध में हार हो गई। फ्रांस जो था एक महाशक्ति का इस युद्ध में एक महाशक्ति का पतन हो गया। फ्रांस का हार नहीं हुआ दोस्तों, इसमें एक महाशक्ति का जो है पतन हो गया और दूसरी महाशक्ति जर्मनी का जो है उदय हो गया। यानी फ्रांस हार गया और जर्मनी का जो है उदय हो गया। और अंततः 1871 में बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ और इस तरह यूरोप के मानचित्र पर जर्मनी जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। और जो है दोस्तों मैं यहीं आप इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। मैं लास्ट में भी यही कहूँगा, आप मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को जो है लाइक करिए और क्या कुछ नहीं।